नमस्कार, मैं अनीशा राय और आप लोग देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। तो बक्सर पहुंचे भारत सरकार के बीजेपी के पूर्ण मंत्री रामकृपाल यादव। उन्होंने अतिथि गृह में प्रेस वार्ता किया। उन्होंने लालू यादव के जंगल राज के शासन के बाद भाजपा सरकार में आई भारत के प्रधानमंत्री और मोदी नीतीश कुमार के कार्यकाल में लोग अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं। चारों तरफ विकास का बयार बह रहा है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश और बिहार को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्पित है। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। बल्कि ये यात्रा परिवार और घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए यात्रा चल रही है। वोट के अधिकार जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम 200 से अधिक सीट प्राप्त करके जनता का सहयोग जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम 200 से अधिक सीट प्राप्त करके जनता का सहयोग, सब जानते होंगे, बड़ा कार्यक्रम भी हुआ। माननीय गृह मंत्री जी भी आए थे। पूरा धाम में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पीएमसीएच को दुनिया के सबसे बड़े अस्पताल के रूप में पुनर्विकसित करने का काम किया जा रहा है। कुछ जगह पर पीएमसीएच में आप जाइएगा तो नया भवन में मरीज का इलाज भी प्रारंभ हो गया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक 50 लाख से ज़्यादा युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जा चुका है। अब 1 करोड़ युवाओं को आगे जो सरकार की प्रतिबद्धता है माननीय मुख्यमंत्री का, नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं का शुल्क घटा करके मात्र 100 रुपया कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि है बच्चों के लिए। हर घर में 125 यूनिट मुफ्त में बिजली देने का काम किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि अब पूरे बिहार में, चाहे वो गांव हो शहर हो, पहले तो बिजली मिलता ही नहीं था। 2005 का हालात देखिए, 2005 के बाद के हालात देखिए। 2018 तक तो हर घर में बिजली मिल गया। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 125 यूनिट मुफ्त में बिजली देंगे और 24 घंटा बिजली आप भी उसी गांव और शहर से आते हैं, आप भी एहसास करते होंगे सरकार ने बिजली में कितना सुधार किया है। 24 घंटा आपको बिजली मिलेगी और मैं समझता हूं कि बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा जो पहले 400 रुपये मिलता था, अब उसके लिए 1100 रुपये का प्रावधान करने का काम किया है। ये एनडीए की सरकार ने गरीबों को, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, उनको सम्मान देने का काम किया है। मोटे तौर पर मैं अपनी बात रख दिया। कुछ और पूछना, 47 तक विकसित भारत बनाएंगे और सिर्फ संकल्प ही नहीं लिया है बल्कि पूरे भारत में कैसे विकसित भारत बनेगा उसकी परिकल्पना की है, योजना बनाई है और धनराशि आवंटन करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से वो काम कर रहे हैं ताकि 2047 तक विकसित बिहार बन जाए। तभी न भारत विकसित भारत बनेगा। बिहार की जनता जब अपने घर से निकलती है और गांव में, शहर के किसी कोने में जाती है, एहसास करते होंगे आप सभी भी, चूंकि आप भी बिहार के नागरिक हैं, हर कदम पर एनडीए सरकार के किए गए काम को आपने एहसास करने का काम किया होगा और उनके कामों से रूबरू होते रहे हैं। आगामी चुनाव में ये संकल्प है हम सब लोगों का, जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, कि मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम 200 से अधिक सीट प्राप्त करके
जनता का सहयोग लेके प्राप्त करेंगे और हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं मुस्तैदी के साथ लग गए। ये अभी आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता तो राहुल गांधी जी बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा मैं समझता हूं कि नहीं है ये, बल्कि ये यात्रा परिवार और घुसपैठियों को अधिकार दिलाने के लिए यात्रा चल रही है, वोट के अधिकार दिलाने के लिए नहीं। जब जनता ने, बिहार की जनता, देश की जनता ने राहुल जी और यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को मैं मानता हूं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये काम कर रहे हैं, जनता ने इनको नियुक्त किया है, जनता ने इनको प्रतिपक्ष का दायरा दिया है, तो ये जो चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं उसमें क्या दोष है चुनाव आयोग का? जनता ने डिसीजन लिया कौन सत्ता में रहेगा कौन विपक्ष में रहेगा। और ये जो इनकी जो मंडली है, राहुल जी और नीतीश जी की मंडली है, माफ कीजिएगा, तेजस्वी जी का, जनता ये पूछ रही है, सवाल कर रही है, जब ये कह रहे हैं कि वोट चोर और इस तरह का बात करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता ये पूछ रही है, सवाल कर रही है कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है, क्या वोटर लिस्ट में मृतकों का नाम है, बस उस सूची से अगर हटाने का काम हो रहा है, चुनाव आयोग कर रहा है अपने दायित्वों का निर्वहन, तो क्या दिक्कत हो रही है? जिनका नाम, ये कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, तो जो मृतक लोग हैं उनका नाम अगर हटा दिया जाता है चुनाव आयोग के काम के हिसाब से, तो इसमें कौन सी कठिनाई है? जिनका नाम कई जगहों पर है, बक्सर में भी है, पटना में भी है, आरा में भी है, और इन सब जगहों पर मिलान अगर कर रही है और नाम अगर एक जगह दो जगह अगर है, तो उसको हटाने का काम कर रही है, तो इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है भाई? यही नहीं, बहुत ऐसे वोटर हैं जो बिहार छोड़ करके दिल्ली में बड़े पैमाने पर हमको लगता है कि 3 करोड़ जो बिहारी हैं वो बिहार के बाहर अपनी रोजी रोटी की कमाई के लिए जा रहे हैं। अगर उनका दूसरे राज्य में भी नाम है और अपने राज्य में भी नाम है, अपने इलाके में भी नाम है, तो उसको अगर ठीक ठाक कर रही है, तो इसमें किसको कठिनाई होना चाहिए भाई? और मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर आप जानते हैं कि बिहार के कई बॉर्डर इलाके में जो घुसपैठी हैं, जो दूसरे देश से आए हैं, उनका नाम अगर हटाने का काम किया जा रहा है कि हमारे देश के नागरिक नहीं है, प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, उनके पास प्रमाण पत्र है नहीं, और ऐसे जो धोखे से नाम अपना मतदाता सूची में अंकित करवा लिया है, तो क्या वैसे लोगों का नाम अगर आयोग हटा रही है, अपना काम कर रही है, तो किसको कठिनाई होनी चाहिए भाई? यही नहीं, ये जबरदस्ती, एक हम लोग यहाँ अपना बोलचाल का भाषा है, खासतौर पर बिहारी लोग, थिथोलॉजी में पीएचडी किए। तो ये जो लोग हैं जो वोट अधिकार यात्रा निकाल करके परेशानी हो रही है इनको, तो जनता को जो मूर्ख बना रहे हैं,
ये सब लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे जो जवाब हमने किया। अभी आपने सवाल किया, मैंने जो सवाल किया इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो थेथरोलॉजी करने का काम कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के स्तर पर जिला अध्यक्षों को आयोग ने मतदाता सूची की कॉपी उपलब्ध करा दी है, हमारे अध्यक्ष जी को भी कराया होगा, और कह रही है कि भाई आप इसमें खोजिए कि कौन डबल नाम है, कौन किसका नाम काट दिया गया है, काटे गए नामों की सूची। और यही नहीं, जो काटे गए नाम है उसकी लिस्ट भी उपलब्ध कराने का काम किया गया है। अगर लगता है इसमें ये तो सतत प्रक्रिया है आयोग का, उसके अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं, पहले भी होता आया है। तो पहले किसी को आपत्ति नहीं थी, आज आपत्ति हो रही है। अगर वो देना चाहते हैं तो दीजिए, मगर मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग रोज बुलेटिन निकाल रहा है, आज ये आया आपत्ति, ये आया आपत्ति, ये आया आपत्ति, और साइट पर भी है, सब जगह पर प्रकाशित हो रहा है। मगर हर पार्टी ने अपना BLA नियुक्त किया है बूथ स्तर पर, हम भी किए हैं, सारी पार्टियां ने की है, मगर आज तक किसी BLA ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई कि इसमें ये गड़बड़ी हमने सुधारा था, मगर ये कंटिन्यू कर रहा है। किसी ने ही नहीं, मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड आप लोगों को बोल रहा हूँ जिम्मेवारी के साथ। सिर्फ एक ही पार्टी है जिसने शिकायत दर्ज कराया है, वो माले पार्टी, और मात्र 10 मतदाता के लिए। आज तक के डेट में माले ने ही 10 मतदाताओं के संदर्भ में शिकायत दर्ज कराया है, बाकी का किसी पार्टी ने ये दर्ज नहीं कराने का काम किया है। दरअसल में जो मिजाज है बिहार की जनता का मिजाज, उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में भी जो चुनाव होगा उसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को जनता निकाल कर फेंक देगी, और सरकार NDA की ही बनेगी। और इसी डर और खौफ से, भय से चुनाव आयोग को बलि का बकरा बना करके, और अपने जो जनता का जो मैंडेट है जिससे वो हार चुके हैं, उसी को इश्यू बना करके आगे करना चाहते हैं कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ी किया इसलिए हम हार गए। चुनाव के पहले और नतीजे के पहले ही वो हार मान लिए हैं, क्योंकि जनता का मिजाज उनको पता चल गया है। और यही कारण है कि आज बवंडर खड़ा करके, एक बार तो देखा हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, इस तरह का भी बयान आया था। तो ये सब लोग परेशानी हालत में हैं, और विधानसभा और लोकसभा में तो चुनाव होता है, पंचायत में सब EVM के माध्यम से होता है। पहले क्या होता था वो भी आप देखे होंगे, बूथ किस तरह से इनके जब राजपाट थी, तब इनकी सरकारें थी, तब बूथ का कब्जा, बूथ का चोरी नहीं डकैती होता था। स्मरण करिए, याद करिए, बहुत पहले की बात नहीं है। चुनाव आयोग ने सुधार किया, उस डकैती और चोरी का रोकने का पूरा प्रयास किया है, EVM को लाया, कई सुधार करने का काम किया है। तो आज इनको बहुत परेशानी हो रही है, और अब कहाँ से कोई गड़बड़ी करेगा भाई। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग सक्रिय है, एक एक आदमी, एक एक नागरिक, सिर्फ आप ही लोग नहीं बल्कि हर व्यक्ति सोशल मीडिया के ज़माने में सक्रिय होकर के किसी तरह की गड़बड़ी को जनता के समक्ष रखने का काम कर सकता है। अब कोई गड़बड़ी छिपा ही नहीं सकता, कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता है। मगर वही है कहावत, इन लोगों का जो पुराना कहावत है, धंधा है कि जीत गए तो बब्बर शेर, और हार गए तो EVM हैक हो गया और वोट की चोरी हो गई। ये पुरानी आदत है, वो कह रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी आज अराजकता की राजनीति के रूप प्रतीक बन गए।
अराजकता का राजनीतिक प्रतीक बन गए हैं राहुल गांधी जी, और इसीलिए मैं समझता हूं कि वो इस तरह का माहौल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं को और भारतीय लोकतंत्र पर करारा प्रहार करने का काम कर रहे हैं। इनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, इनको आयोग जैसी संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, इसलिए से ये आप लगातार देख रहे होंगे इसी तरह से काम कई संवैधानिक संस्थाओं पर ये प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिसको अपने देश के मतदाता पर भरोसा नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है, तो न भरोसा देश के गौरवशाली लोकतंत्र पर भरोसा न हो, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा न हो, ऐसे व्यक्ति से को आप क्या कहेंगे, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। क्या ये जो पप्पू मंडली है, राहुल गांधी की जो पप्पू मंडली है, ये क्या विदेशी के गोद में बैठ करके इस तरह के षड्यंत्र रच करके और भारतीय लोकतंत्र पर एक प्रश्न खड़ा करने का काम कर रहे हैं? आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि लोग क्या काम करने वाले हैं। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के सारे पक्ष और विपक्ष के नेता विश्व में जाकर के, पूरी दुनिया में जाकर के, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और अपने पक्ष को रखने के लिए दुनिया के हर एक 10 देश में प्रतिनिधिमंडल भेजने का काम किया और अपने पक्ष को रखने का काम, यही असली लोकतंत्र है जिस पर हम भारतीय जनता पार्टी और हमारे मोदी जी विश्वास करने का काम करते हैं। ये है मोदी जी का विजन और ये है राहुल गांधी का विजन। राहुल गांधी देश के अंदर या देश के बाहर भारत के उपलब्धियों को कभी रखने का काम नहीं किया। कि ट्रंप भारत के ट्रंप ने भारत के इकोनॉमिक को डेड इकोनॉमी कहा, उसी तरह से उसी के भाषा में राहुल गांधी भी जो विकसित देश हो रहा है, हम लगातार अपने अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करके नंबर 1 स्थान पर जाने की कोशिश में लगे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नीति है, पॉलिसी है, वो चाहते हैं कि 2047 तक, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कि नंबर 1 का हमारा देश हो जाए, विकसित भारत हो जाए, जिसको दुनिया भी सलाम करने का काम किया। मगर राहुल गांधी भारत के इस बढ़ते हुए विश्व में बढ़ते हुए इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहने का काम कर रहे हैं, ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं। ये है सोच भाई। यही नहीं, उन्हें कांग्रेस के लालू प्रसाद यादव जी के मैं साथ रहा हूं। लालू प्रसाद यादव जी कभी भी कांग्रेस के चरणों में अपना पगड़े नहीं रखा। मैं तो उन्हीं के साथ काम किया हूं 30-35 साल तक, उनके मिजाज को भी देखा हूं। मगर आज उनका जो पुत्र है, आपने देखा होगा, जो उनके पुत्र हैं नेता प्रतिपक्ष, तो राहुल गांधी के ड्राइवर बन गया है। ठीक है कि नहीं? गाड़ी चला रहे हैं। कहां से कहां आप जा रहे हो भाई? अपने आप को कितना गिराओगे? सत्ता की प्राप्ति के लिए कितना गिराओगे अपने आप को? अपने जो समर्थक हैं उनको भी डेमोलाइज कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल का जो समर्थक लोग है, जो उनसे अनुरोध करूंगा, इस तरह का लोग जो सोना का चम्मच लेकर पैदा लेता है, वो राहुल गांधी जैसे लोगों के चरणों पर पगड़ी रख करके हम सब लोगों की इज्जत और प्रतिष्ठा, जो बिहार के लोग हैं, भले ही राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक लोग हैं, उनको भी शर्मसार करने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि जो टाइटैनिक फिल्म देखे थे ना, वो उसी तरह से ये डूबने वाला जहाज है, इसको आप लेके आगे नहीं चल सकते हैं। पूरी की पूरी राष्ट्रीय जनता दल डूबने ही वाली है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए
यहाँ पर ये लोग पूरे तौर पर परेशानी हालत से गुजर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, इन सब लोगों को कुछ मिलने वाला भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो समझदार लोग हैं, वहाँ भी जो समझदार लोग हैं आज लगातार एनडीए के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि स्वाभिमान की जो राजनीति करेगा, जो देश के विकास की बात करेगा, जो समाज के विकास के बात करेगा, बिहार के विकास की बात करेगा, वो कभी भी मैं समझता हूँ कि महागठबंधन में, सोकल महागठबंधन में नहीं आएगा। वो तमाम जो कंस्ट्रक्टिव व्यू के लोग हैं, नौजवान हो या किसी स्तर का किसान हो, मजदूर है, एनडीए के साथ जुड़ेगा। ये भारत के भविष्य को अंधकार में करने वाला राहुल गांधी कभी भी देश की जनता का विश्वास नहीं ले पाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं कुछ मोटे मोटे तौर पर वो जो हमारी सरकार ने काम किया है उसकी उपलब्धि को आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हालांकि समय भी आपका ज़्यादा हो गया है, मगर हम थोड़ी बात रखना चाहते हैं मोटे मोटे तौर पर हाईलाइट। एक तो राज्य के विषय में बताऊं, राज्य के स्तर पर, और बक्सर के विषय में बताऊंगा कि हमारी सरकार की जो उपलब्धि है बक्सर के लिए कौन कौन सा चीज़ है। सबसे पहले सरकारी में हमारी जो घर की माँ, बहन, बेटियां हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का काम किया।